हेलो एंड वेलकम बच्चों। तो आज मैं लेके आ गया हूँ आपके पास कुछ न्यूमेरिकल्स जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड। अच्छा, एक मिनट मैं देख लूँ, ये थोड़ा मेरा कैमरा हिल रहा है अभी, तो आई थिंक नाउ इट इज़ स्टेबल। यहाँ स्टेबल हो चुका है। तो देखो, न्यूमेरिकल स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे दूँ कि न्यूमेरिकल मैं करा क्यों रहा हूँ अलग से। जनरली तो मैं उसके साथ में करा देता हूँ, जो भी पढ़ाता हूँ उसके साथ में, ऐसा इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि इसमें जो नीट में प्रीवियस ईयर में आई हुई न्यूमेरिकल है ना, वो काफ़ी कम है। मतलब नीट में इसका जो आए हुए जो ट्रेंड्स हैं उसके अनुसार इसमें काफ़ी कम न्यूमेरिकल आए इस चैप्टर से। तो मैंने कहा कुछ एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल आपको करा दिए जाएँ ताकि आपके पास एक अच्छी खासे अमाउंट ऑफ न्यूमेरिकल रहें। हालांकि नीट का वीडियो आपको मिलेगा, लेकिन उसमें शायद 8-9 न्यूमेरिकल है मैक्सिमम। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल कुछ इस तरह से है, मैं पढ़ता रहूँगा न्यूमेरिकल, और आप यदि चाहो तो ये नोट भी कर सकते हो। ठीक है, तो पहले पूरा पढ़ देता हूँ, यदि जो नोट करना होगा वो नोट तो कर लेगा। अ स्टील रॉड ऑफ लेंथ 6 मीटर एंड डायमीटर 40 mm। एक स्टील की रॉड है जिसकी लेंथ 6 मीटर है एंड इसका डायमीटर है 40 mm। ओके, इज फिक्स्ड एज सोन। इसको फिक्स किया गया है जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है। जैसे यहाँ पर आपने एक रॉड को फिक्स कर दिया, इसकी लेंथ आपको बता रखी है, इसकी जो लेंथ है वो है 6 मीटर और इसका जो डायामीटर है वो है आपका 40 mm। ओके, इज फिक्स्ड एज शोन। ठीक है, इफ टेम्परेचर राइजेज बाई 80 डिग्री सेंटीग्रेड, यदि आपने टेम्परेचर कितना राइज किया 80 डिग्री सेंटीग्रेड, तो टेम्परेचर राइज की वैल्यू दे रखी है, मतलब डेल्टा टी की वैल्यू डायरेक्टली दे रखी है यहाँ पर। ओके, फाइंड द स्ट्रेस इन द रॉड इफ इट इज अलाउड टू यील्ड बाय 2 mm। यदि आपने क्या किया, इसको अलाउ किया यील्ड होने के लिए कितना 2 mm, 2 mm यील्ड होने के लिए आपने अलाउ किया, तब इसमें कितनी स्ट्रेस डेवलप होंगी। तो दोस्तों मैंने जब ये चीज़ पढ़ाई थी तब आपको बताया था कि जब आप कुछ परमिशन दे देते हो इसको यील्ड होने की, तो स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू गामा इनटू स्ट्रेन। यही होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ये रहा स्ट्रेन है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन में क्या रिलेशन होता है, गामा से। गामा क्या है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिफाइन है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के लिए। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक चीज़ तो समझ में आ गई होगी कि ये वाला फॉर्मूला जब अपन लिखते थे डेल्टा एल इक्वस टू एल एल्फा डेल्टा टी, ये वाला फॉर्मूला आप यहाँ पर डायरेक्टली डेल्टा एल की जगह ये वाली वैल्यू पुट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसमें जो स्ट्रेस डेवलप होगी, देखो आपने कितना 2 mm यील्ड इसमें अलाउ कर दी है, 2 mm यील्ड अलाउ कर दी है। एक्चुअली में स्ट्रेस, थर्मल स्ट्रेस डेवलप क्यों होती है, क्योंकि आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो वो एक्सपेंड होना चाह रहा था, लेकिन आप उसको एक्सपेंड होने दे नहीं रहे हो यार। आप उसको एक्सपेंड होने दे नहीं रहे हो भाई, आप उसको एक्सपेंड नहीं होने दे रहे हो, तभी इसमें स्ट्रेस डेवलप रही। अब इसमें क्या हुआ, इसने मेरे को बोल दिया कि आपने 2 mm उसको अलाउ कर दिया, 2 mm आपने उसको अलाउ कर दिया कि भाई इतना तो एक्सपेंड हो सकता है, तो 2 mm की वजह से तो स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा। मैं मानता हूँ कि इसमें टोटल लेंथ में चेल डेल्टा एल आया, तो स्ट्रेस कितनी एक्सटेंशन के लिए डेवलप होगी, सिर्फ डेल्टा एल माइनस 2 mm। क्योंकि 2 mm तो आपने अलाउ कर दिया, तो 2 mm तो वो मज़े से एक्सटेंड कर जाएगा, उस वजह से कोई स्ट्रेस डेवलप नहीं होगी। तो जो बाकी बच जाएगा, जैसे डेल्टा एल में चाहता था कि ये 5 mm तक, 5 mm इसके अंदर टोटल डेल्टा एल 5 mm आना चाहिए, मतलब टोटल इसमें 5 mm का एक्सटेंशन होना चाहिए, लेकिन आपने 2 mm अलाउ कर दिया, मतलब यहाँ पे कुछ गैप है, तो ये 2 mm तक अपने आप अलाउड है, 2 mm तक ये एक्सटेंड हो सकता है। तो यदि 2 mm तक अलाउड हो सकता है तो कितने की वजह से सिर्फ स्ट्रेस डेवलप होगी, तो 5 mm माइनस 2 mm, 3 mm की वजह से स्ट्रेस डेवलप होगी। बस यही यहाँ पे खेल है। स्ट्रेस ये सारी वैल्यू अब अपन निकाल सकते हैं। स्ट्रेस की वैल्यू अपनी से पूछी थी, गामा आपको इसका दिया था, गामा की वैल्यू दे रखी है, गामा की वैल्यू दे रखी है आपको 2.5 इंटू 10⁶ kg पर सेंटीमीटर स्क्वेयर। ठीक है, एल्फ़ा की वैल्यू इसके लिए दे रखी है, ये दे रखी है आपको 14 इंटू 10⁻⁻6 पर डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, आपको ये वाली वैल्यू दे रखी है अल्फ़ा, ये गामा की वैल्यू यहाँ से डायरेक्टली पुट कर दूंगा। ये क्या होता है गामा भाई, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बस याद रहे आपको इनका, किसका, यूनिट्स का, नहीं तो आप गलती कर दोगे। स्ट्रेन, इसमें देखो डेल्टा एल नहीं लिखेंगे अपन, डेल्टा एल माइनस कितना लिखेंगे 2 mm, क्योंकि 2 mm तक अलाउड था, तो स्ट्रेस डेवलप होगा सिर्फ डेल्टा एल माइनस 2 mm की वजह से, अपॉन इनिशियल लेंथ। इनिशियल लेंथ आपको दे रखी है 6 मीटर, मीटर है तो इसको मैं कर लेता हूँ mm में। ठीक है, 6000 लिख के
मीटर में दे रखी है ना इनिशियल लेंथ, तो मीटर को यदि मैं सेंटीमीटर में करूँगा तो 100 का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, और सेंटीमीटर को जब में करूँगा तो 10 का और मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 60। तो ये पूरी की पूरी वैल्यू ऊपर भी नीचे भी से कट जाएगा। ध्यान आपको रखना है केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आपका जो आंसर आएगा ना स्ट्रेस का वो केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में ही आएगा, क्योंकि भाई देखो इसकी तो कोई यूनिट बची नहीं, सिर्फ इसकी जो यूनिट है वही इसकी यूनिट बच जाएगी। अब देखते हैं अपन डेल्टा एल की वैल्यू क्या होगी। तो दोस्तों डेल्टा एल इक्वल्स टू जो होता है वो होता है एल अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। एल आपको पता है, लेंथ इसकी पता है आपको 6000 mm। एल्फा की वैल्यू पता है दोस्तों, ये रही 14 इंटू 10⁶ पर डिग्री सेंटीग्रेड है, ये कोई दिक्कत नहीं मुझे, पर डिग्री सेंटीग्रेड। और डेल्टा टी भी कितना दे रखा है 80 डिग्री सेंटीग्रेड, तो डिग्री सेंटीग्रेड से डिग्री सेंटीग्रेड कट जाएगा। यहाँ पर यूनिट कितनी आएगी, सिर्फ और सिर्फ mm में आ रही है डेल्टा एल, तो ठीक है डेल्टा एल mm में ही चाहिए था और ये तो mm में है, तो यहाँ से डेल्टा एल की वैल्यू आप पुट कर देना, तो ये हो जाएगा 84 इंटू 10⁻³ इंटू 80 mm। ये डेल्टा एल की वैल्यू हो गई। डेल्टा एल की वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे आप, ये कर देना ये सारी वैल्यू, तो आपको स्ट्रेस मिल जाएगा। और स्ट्रेस की यूनिट क्या होगी पता है आपको, यही होगी केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये वाली चीज़ तो यूनिट लेस हो जाएगी ना, ऊपर भी mm नीचे भी mm, ये घट जाएगा, सिर्फ इसकी वजह से ये स्ट्रेस आएगा। अच्छा न्यूमेरिकल था, अच्छा था, ठीक है। इसमें अच्छा क्या था, ये था कि इसमें कुछ ईल्ड आपने अलाउड कर दी, यदि ईल्ड आपने अलाउड कर दी तो उस वजह से वहाँ पर स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा, उस वजह से वहाँ पर स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा जितना आपने अलाउड कर दिया। सिर्फ स्ट्रेस डेवलप होता है जो पार्ट आप एक्सटेंड नहीं होने देते या फिर कंप्रेस नहीं होने देते, दोनों में से कुछ भी हो सकता था। बस आपने यदि अलाउड नहीं किया उसको तो वहाँ पर वो स्ट्रेस डेवलप करेगा, यदि अलाउड कर दिया एक्सटेंड होने के लिए, कंप्रेस होने के, तो वहाँ पर स्ट्रेस उसकी वजह से डेवलप नहीं होगी। अच्छा था ना, अच्छा न्यूमेरिकल था। नेक्स्ट देख लेते हैं भाई, ये बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल इसलिए क्योंकि ये काफ़ी जगह आपको देखने को मिलेगा भी, एनसीईआरटी की न्यूमेरिकल करेंगे तो वहाँ पे भी कुछ इस तरह का आपको न्यूमेरिकल मिल जाएगा। तो यहाँ पर एक सुरेंद्र है भाई, सुरेंद्र मतलब अपना सुलेंडर है, ठीक है, ये सुलेंडर है अपना। इट्स लेंथ इज इंक्रीज्ड बाई 2%, इसकी लेंथ में कितना इंक्रीमेंट हुआ 2% का, ये 2% इसकी लेंथ में इंक्रीमेंट हो गया। और इसके लिए जो पॉइजन रेशियो है भाई, पॉइजन रेशियो जो है, ये पॉइजन रेशियो जो है बच्चों वो कितना है, वो है 1/6। ये पॉइजन रेशियो की वैल्यू आपसे पूछा फाइंड चेंज इन वॉल्यूम परसेंटेज, आपको वॉल्यूम परसेंटेज में चेंज बताना है। तो दोस्तों एक V इक्वल्स टू होता है 4/3 πr3, इसके लिए ये होता है क्या, ये तो स्फीयर के लिए होता है मेरे भाई, इसके लिए तो πr²h होता है। ये सुरेंद्र है भाई, πr²h मतलब यहाँ पर लेंथ हो गई, ये इसने लेंथ की फॉर्म में दे रखा है, ठीक है। तो ये नहीं, ये स्फीयर के लिए होता है, ये है सुलेंडर के लिए, तो ये सुलेंडर वाली बात हो गई। अब आप एरर के फॉर्मूले से आप जानते हो डेल्टा V/V परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम जो होती है 2, इसकी जो पावर होती है वो आगे आ जाती है डेल्टा R/R प्लस डेल्टा L/L, ऐसा ही कुछ होता है। एरर वाली चीज़ याद है क्या दोस्तों आपको, एरर वाली चीज़ याद है ना आपको। अब देखो लेंथ में और रेडियस में क्या रेशियो निकालें अपन, लेंथ और रेडियस में क्या होगा अपने को, तो सिर्फ लेंथ में परसेंटेज चेंज दे रखा है ना, लेंथ में परसेंटेज दे रखा है कि 2% इंक्रीमेंट हुआ, इसने बताया कि लेंथ 2% इंक्रीज हो गई। तो आपसे पूछा क्या है कि वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा, तो पहले मैं एक बार पुट कर ही देता हूँ। तो डेल्टा L/L की वैल्यू है 2% प्लस 2 इंटू डेल्टा R/R की वैल्यू मैं कैसे निकालूँ, तो दोस्तों पॉइजन रेशियो जो होता है वो क्या होता है, माइनस ऑफ लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, यही होता है। लेटरल में आप डायमीटर भी कंसीडर कर सकते हो और चाहो तो आप रेडियस कंसीडर कर लो, क्योंकि डायमीटर भी लोगे डेल्टा dy/dv करोगे तो भी कोई बात नहीं, डेल्टा डी को रेडियस में चेंज करने से क्या है 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो डेल्टा डी में भी ऊपर 2 का होगा, r में भी 2 का होगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो डेल्टा R/R भी लिख सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ से डेल्टा R/R की जो वैल्यू आ रही है दोस्तों वो आ रही है -1/6 इंटू डेल्टा L/L, और डेल्टा L/L की वैल्यू दे रखी है 2%, तो यहाँ से जो डेल्टा R/R की वैल्यू हो गई वो 1/3% आ गई। तो डेल्टा R/R की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/3%, ठीक है। आप ये थोड़ा सा 2 इंटू डेल्टा R/R की वैल्यू -1/3%
प्लस डेल्टा एल बाई एल की वैल्यू 2%, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम में चेंज, जो भी वैल्यू आएगी वो वॉल्यूम में चेंज की आ जाएगी 2/3+2, तो ये हो जाएगा 3 2 6 -4/3%। तो वॉल्यूम भाई इतना डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि माइनस साइन दिख रहा है ना आपको, माइनस साइन जो आपको क्या बता रहा है कि वॉल्यूम इतना परसेंटेज डिक्रीज हो जाएगा। यदि वो आपको इनिशियल वॉल्यूम दे दे, तो क्या वॉल्यूम में चेंज निकाल सकते हो आप? इनिशियल वॉल्यूम वो आपका दे दे यहाँ पर, इसकी लेंथ बता दे भाई, इसकी लेंथ बता दे, वो कुछ जैसे 100 सेंटीमीटर लेंथ है इसकी, और इसकी रेडियस भी बता दे भाई कि इसकी जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर है। तो क्या आप वॉल्यूम में चेंज, आपको परसेंटेज चेंज पता चल गया, तो आप फाइनल वॉल्यूम भी निकाल सकते हो यहाँ से। वॉल्यूम में चेंज कितना होता है, V2 - V1 अपॉन इनिशियल वॉल्यूम इक्वल्स टू -4/3%। 4/3% का मतलब हो जाएगा इतना परसेंटेज, ठीक है। तो यहाँ से फाइनल वॉल्यूम यदि मैं निकालना चाहूँ और इनिशियल वॉल्यूम आप इससे निकाल दोगे, मैंने मान लिया वो आ रहा है अपना, मान लेता है ऐसे अंदाजे से 1000 आ रहा है, 1000 आ रहा है, तो इस जगह से वॉल्यूम पुट करोगे और माइनस ये करके आप क्या फाइनल वॉल्यूम की वैल्यू निकाल सकते हो, बिल्कुल। और फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम से कम आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि इसमें वॉल्यूम जो है डिक्रीज हो रहा है, तो फाइनल वॉल्यूम कम हो चुका होगा। तो यदि ऐसा न्यूमेरिकल भी आ जाता है कि भाई फाइनल वॉल्यूम बताओ, वो भी निकाल सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि आपको इनिशियल वॉल्यूम बताओ तो फाइनल वॉल्यूम ऐसे निकाल सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। ठीक है, आप ये वाली बात समझ गए आई थिंक। तो इस तरह से ये हो गया। अब ये वाली चीज़ कहाँ से आती है, यदि आप इसको देखो तो ये एरर के फॉर्मूले से आती है, एक्चुअली में एरर के फॉर्मूले से आती है। और लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ अभी इस वाली चीज़ के लिए, ये अब वैसे अपन एरर में पढ़ चुके थे, πr² फॉर्मूला होता है, इसका डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं दोस्तों। तो ये इसको एक बार r को कांस्टेंट लेते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन डेल्टा एल, एक बार इसको कांस्टेंट लेते हैं पाई एल तो इसका डिफरेंशिएशन 2r डेल्टा एल, यही होगा। इसमें सब जगह कर दो वॉल्यूम का डिवाइड, इधर भी कर दो इधर भी कर दो, तो यहाँ से डेल्टा v/v इक्वल्स टू हो जाएगा, यहाँ पर वॉल्यूम की जगह वैल्यू पुट कर दो तो ये हो जाता है πr²l, और ये यहाँ पे करोगे पाई एल 2r डेल्टा एल अपॉन πr²l, ठीक है। तो यहाँ से पाई से पाई चला गया दोस्तों, एल से एल चला गया दोस्तों, एक आर से एक आर चला जाएगा दोस्तों, तो यहाँ से 2 डेल्टा r/r बचा, यहाँ से πr² कट हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से डेल्टा l/l बचा। तो यहाँ से डेल्टा v/v की वैल्यू देखो कैसे आई, 2 डेल्टा r/r प्लस डेल्टा l/l। आया मज़ा, आया ना मज़ा। ऐसा डेरिवेशन कर देते हैं चुटकियों में, चुटकी बजाते हुए, चुटकी बजा के कर दिया सॉल्व, चुटकी बजाती हूँ गया सॉल्व। अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। देखो रिकॉर्डिंग एकदम बढ़िया से चल रही है ना, हाँ, अरे 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 रिकॉर्डिंग तो चल रही है। अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट न्यूमेरिकल, जो कि आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर तो नहीं है लेकिन यहाँ ज़रूर है। देखो बच्चों ये क्या है, एक स्क्वायर स्लैब ऑफ साइड 50 सेंटीमीटर एंड थिकनेस 20 सेंटीमीटर इज सब्जेक्टेड टू ए शेयरिंग फोर्स इतना। ये मैं नहीं करा रहा यहाँ पर, क्योंकि ये जब मैं एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल कराऊंगा सेम टू सेम न्यूमेरिकल वहाँ पे मिलेगा, वहाँ पर अपन इसको सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी तो करनी ही है ना सॉल्व, तो वहाँ पर ये ले लेंगे। अब देखते हैं एक प्यारा सा मुन्ना सा न्यूमेरिकल है आपके पास, उसमें आपको दे रखा है इस तरह का अरेंजमेंट, इस तरह का अरेंजमेंट है। ये है भाई आपका 6 kg और ये है आपका यहाँ पर, ये है यहाँ पर आपका 10 kg। आपसे बोला है इसका ब्रेकिंग स्ट्रेस, जो ये अपनी स्ट्रिंग है ना, इसके लिए जो ब्रेकिंग स्ट्रेस की वैल्यू है, इसके लिए जो ब्रेकिंग स्ट्रेस की वैल्यू है वो वैल्यू दे रखी है आपको 4 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इतनी वैल्यू दे रखी है ब्रेकिंग स्ट्रेस की। आपसे पूछा गया है फाइंड द मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर सो दैट वायर डज नॉट ब्रेक। आपको मिनिमम कितना क्रॉस सेक्शन एरिया इस वायर का चाहिए ताकि ये ब्रेक ना हो। क्योंकि देखो बच्चों जैसे जितना ज़्यादा डायमीटर होगा इसका एरिया का, जितना ज़्यादा एरिया होगा उतनी इसकी टूटने की पॉसिबिलिटी कम होगी, जितना ये पतला होगा उतना जल्दी टूटेगा। तो यही पूछ रहा है कि मिनिमम कितना क्रॉस सेक्शन एरिया होगा ये नहीं टूटे, उससे ज़्यादा होगा तो वेल एंड गुड, तो ये टूटेगा ही नहीं, लेकिन उससे कम हो गया तो टूट जाएगा। तो आपसे पूछा कि मिनिमम कितना होना चाहिए, तो ब्रेकिंग स्ट्रेस के लिए आपको चाहिए इसमें टेंशन चाहिए आपको, इसमें टेंशन चाहिए आपको। टेंशन कैसे निकालोगे आप, तो इसके लिए देखो FVD बनाएंगे इसका 100, ऊपर आएगा T,
यहाँ पर ऊपर आएगा टी, यहाँ पर नीचे आएगा 60। तो यहाँ से 100 माइनस टी इक्वस टू 10a और यहाँ से टी माइनस 60 इक्वस टू 6a। दोनों को क्या करें, ऐड कर दें क्या अपन, ऐड कर देते हैं भाई। तो यहाँ से 40 इक्वस टू हो जाएगा 16a। तो एक्सीलरेशन की वैल्यू आ गई 14/16 और एक्सीलरेशन की वैल्यू दोनों में से कहीं पे पुट कर देना तो आपके पास टेंशन की वैल्यू आ जाएगी। एक्सीलरेशन की वैल्यू कहीं पे पुट कर देना, आपके पास टेंशन की वैल्यू आ जाएगी। क्या आपके पास इतना समय है क्या? ठीक है, आप ऐसे निकाल सकते हो ये फ्री बॉडी डायग्राम बना के। लेकिन दोस्तों टेंशन के लिए कोई टेंशन नहीं लेनी, आपको ये लगाना है फॉर्मूला। ये फॉर्मूला अपन डिस्कस भी कर चुके हैं, ये फॉर्मूला अपन डिस्कस भी कर चुके हैं पुली वाली प्रॉब्लम में। टी इक्वस टू 2m1m2/m। ये फॉर्मूला आता कैसे, जो मैंने अभी अभी डेरिवेशन कराया था, मतलब डेरिवेशन बोल रहा हूँ सॉरी, अभी अभी जो लिखे थे ना 2 इक्वेशन, उन्हीं इक्वेशन से ये फॉर्मूला आता है। तो यहाँ से टेंशन की वैल्यू डायरेक्ट निकालोगे 2 × 6 × 10/16। यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी, टेंशन की वैल्यू आ रही है 30/4 न्यूटन। टेंशन की वैल्यू आ रही है इतनी न्यूटन। अब आप चाहते हो कि ये टूटे नहीं भाई, टूटे नहीं, तो इसमें जो स्ट्रेस डेवलप होनी चाहिए वो इससे ज़्यादा ही होनी चाहिए, इससे कम होनी चाहिए सॉरी। ये इस स्ट्रेस पे तो ये टूट जाएगा, तो स्ट्रेस की वैल्यू यदि इससे कम रहेगी तो मेरी जो रिक्वायर्ड स्ट्रेस है, रिक्वायर्ड स्ट्रेस शुड बी लेस देन, और वर्स्ट से वर्स्ट, बेकार से बेकार केस में इसके इक्वल हो जाए। बस बेकार से बेकार केस ये हो सकता है कि ये स्ट्रेस इसके इक्वल हो जाए, अदरवाइज इससे कम रहनी चाहिए। इसके जस्ट इक्वल होगी तो नहीं टूटेगा, इससे थोड़ी सी ज़्यादा होते ही टूट जाएगा। तो मुझे रिक्वायर्ड जो स्ट्रेस है वो इससे कम होनी चाहिए। तो रिक्वायर्ड स्ट्रेस कैसे आएगी, फोर्स अपॉन एरिया। इसमें फोर्स कितना लग रहा है भाई, रस्सी में जो फोर्स लग रहा है वही इसका टेंशन है, अपॉन इसका एरिया, वही मुझे निकालना था। अपॉन यहाँ से ये वैल्यू आएगी ये रही। तो एरिया को जब मैं इधर ले जाऊँगा तो एरिया इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30/4 × 4 × 10⁵। यहाँ से आपका एरिया आ जाएगा किस में, मीटर स्क्वायर में। मीटर स्क्वायर में एरिया की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से कि मिनिमम इतना एरिया आपको चाहिए, मिनिमम एरिया इतना चाहिए जो वैल्यू आएगी यहाँ से, या फिर उससे ज़्यादा चाहिए। उससे ज़्यादा होगा तो भी ये रस्सी नहीं टूटेगी, और इसके इक्वल हो गया तो भी चलो एक बार को ये बियर कर जाएगी। लेकिन जो एरिया की वैल्यू यहाँ से आएगी उससे कम हो गया तो ये रस्सी को कोई बचा नहीं सकता भाई, फिर इसको टूटना ही पड़ेगा। तो यहाँ से एरिया की वैल्यू जो निकालोगे वो मिनिमम एरिया है, इसको सेफ रखने के लिए आपको इससे ज़्यादा ही रखना पड़ेगा, या फिर इसके इक्वल रख सकते हो, लेकिन कम नहीं रख सकते, इस एरिया से कम नहीं रख सकते। कम रखोगे तो ये टूट जाएगा। ठीक है, तो मैं देख लूँ एक बार कितने टाइम की रिकॉर्डिंग हो गई है भाई। ये हो चुकी है 17 मिनट्स की। तो एक न्यूमेरिकल और करा देता हूँ, बाकी नेक्स्ट वाले वीडियो में यहाँ से करा दिए जाएंगे आपका न्यूमेरिकल। ओके, ये अच्छा न्यूमेरिकल था यार, न्यूमेरिकल का भी अच्छा था, मज़ा ही आ गया भाई, देख के ही मज़ा आ गया इसको। नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपके सामने मैं कराने जा रहा हूँ दोस्तों। अच्छा, इसका तो मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, अभी बनाऊंगा, थोड़ी देर में बना दूंगा, लेकिन उसका अलग से वीडियो बनाऊंगा। ये है अपने पास, ठीक है, ये दो, ये भी NCERT में, इसको नहीं कराते यार, ये NCERT में आएगा, ये भी NCERT में आ जाएगा, NCERT में आ जाएगा। लेकिन एक अच्छा न्यूमेरिकल जो है वो ये रहा, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आया हुआ है JEE के अंदर। तो यहाँ पर देखो ये है इस तरह से, दो हैं अपने पास, दो रॉड्स हैं, वो आपस में एक दूसरे से ऐसे कनेक्टेड हैं दोस्तों, और इस पर फोर्स लगाया जा रहा है। आपको पता है अपने को इसमें स्ट्रेस डेवलप करनी है, सिर्फ स्ट्रेस डेवलप करने के लिए दोनों साइड इक्वल फोर्स लगाने पड़ेंगे। यदि एक साइड का फोर्स ज़्यादा हो गया तो ये मूव करने लगेगा एक साइड, यदि इस साइड का फोर्स ज़्यादा हो गया तो इधर मूव करेगा, और इस साइड का फोर्स ज़्यादा हो गया तो इधर मूव करेगा। लेकिन अपन नहीं चाहते कि ये मूव करे, अपन चाहते हैं सिर्फ इसमें स्ट्रेस डेवलप हो। तो देखो ठीक है, दोनों साइड इक्वल फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है, तो दोनों फोर्स की वैल्यू इक्वल। आपसे पूछा है फाइंड द रेशियो ऑफ इलोंगेशन इन बोथ वायर, इसको नाम देते हैं 1, इसको देते हैं 2। तो आपको इसमें डेल्टा L1 मानते हैं, इसमें जो इलोंगेशन वो डेल्टा L2, डेल्टा L1 बाई डेल्टा L2 की वैल्यू पूछिए दोस्तों आपसे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको बोला है दोनों के मटेरियल सेम है, मतलब इसका जो गामा होगा उसका भी यही गामा होगा, ठीक है, दोनों की इनिशियल लेंथ भी सेम है, तो इसकी जो लेंथ होगी इसकी भी वही लेंथ होगी, ठीक है। बस एरिया में डिफरेंस है, इसका जो एरिया है बच्चों वो है 2a और इसका जो एरिया है वो है a। आपको सिर्फ यही पूछा है कि भाई डेल्टा L1 और डेल्टा L2 का रेशो बताओ, दोनों में जो इलोंगेशन हुआ उसका रेशो बताओ। तो आप जानते हो गामा इक्वल टू F/A डेल्टा L/L।
तो डेल्टा एल की यदि मैं वैल्यू लिखूँ यहाँ से तो कितनी आएगी, एफ एल अपॉन ए गामा। दोस्तों आपको देखने से लग रहा होगा डेल्टा एल किस किस पे डिपेंड कर रहा है, फोर्स पर दोनों में तो फोर्स की वैल्यू सेम है, लेंथ पर इनिशियल लेंथ दोनों की सेम है, एरिया डिफरेंट है, और गामा भी दोनों का सेम है क्योंकि दोनों का मटेरियल सेम है। तो सिर्फ यहाँ पर डेल्टा एल में जो चेंज आ रहा होगा वो किसकी वजह से आ रहा होगा, सिर्फ और सिर्फ 1 अपॉन एरिया। ठीक है, पहले के लिए ये, ऐसे ही दूसरे के लिए देखें तो 1/A2। इनका रेशो ले लें तो डेल्टा L1 अपॉन डेल्टा L2 का जो रेशो हो जाएगा दोस्तों 1/A1, और ये हो जाएगा 1/A2, तो A2 ऊपर चला जाएगा। समझ गया, डेल्टा L1 बाई डेल्टा L2 का रेशो ले लिया मैंने। तो यहाँ पर डेल्टा L1 का एरिया कितना है, एरिया है इसका A, और ऊपर वाले का एरिया है 2A। तो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है कि जो इनमें डेल्टा L मतलब जो एक्सटेंशन होगा वो ये हो जाएगा, मतलब इस पतले वाले वायर में एक्सटेंशन दोगुना हो जाएगा इस मोटे वाले वायर का। इतना अच्छा, देखो ये रिजल्ट भी आपको ये देखने होते हैं भाई कि इसमें से क्या ब्यूटी निकल के आ रही है। देखो आपको इसमें सारी चीज़ें सेम थी, सिर्फ एरिया का डिफरेंस था। तो जिसका एरिया कम है वो ज़्यादा एक्सटेंड होगा, जिसका एरिया कम है वो ज़्यादा एक्सटेंड होगा, और जिसका एरिया ज़्यादा है वो कम एक्सटेंड हो रहा है। देख लो वहाँ से दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि जिसका एरिया कम था उसमें दोगुना एक्सटेंशन आ गया, क्योंकि इसका एरिया क्या था, समझ गए ना आप, इसका एरिया आधा था इसके कंपेरिजन में, तो इसमें एक्सटेंशन कितना आया, दोगुना। अच्छा यहाँ पर और क्या ट्रिक हो सकती है, इनकी लेंथ भी अलग अलग हो। इसकी लेंथ मैं मान लेता हूँ कि ये 4L दे देता और ये L थी, तब डेल्टा L किस किस पे डिपेंड करता, डेल्टा L प्रोपोर्शनल होता L अपॉन A के, L अपॉन A के हो जाता। ठीक है, तो डेल्टा L 1 अपॉन डेल्टा L2 का जो रेशो लेते तो L1 अपॉन A1 आता है, यहाँ पे नीचे आता L2 अपॉन A2। यदि लेंथ पहले वाली की कितनी L, दूसरे वाले की L2 की वैल्यू कितनी है 4L। ठीक है, A2 अपना एरिया कितना था, A2 अपना एरिया 2A, और ये वाला एरिया A, तब आप देख सकते थे 1/2, तब आप देख सकते थे 1/2। मतलब यदि आपने लेंथ इसकी 4 गुना कर दी भाई, जब लेंथ इसकी 4 गुना कर दी तब आप एक्सटेंशन का रेशियो देख रहे हो कि करा देता हूँ, बस एनसीईआरटी वाले छोड़ दूँ, एनसीईआरटी में जो दे रखे वो अपन एनसीईआरटी के साथ कर लेंगे। ठीक है, एक यहाँ पर एक पेंडुलम लटका हुआ है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इस पेंडुलम के साथ में एक मास जोड़ दिया यहाँ पर, जिसका मास है वो स्मॉल m है। यहाँ पर इसका टाइम पीरियड कुछ था, वो t, इसकी जो लेंथ है पेंडुलम की लेंथ ये l है। यहाँ पर जो टाइम पीरियड था 2π√L/g था। अब आपने यहाँ पर मास ऐड कर दिया तो भाई उसकी वजह से इसमें एक्सटेंशन हो जाएगा, तो ये वाली लेंथ L प्लस डेल्टा L हो जाएगी। इस वजह से यहाँ पर जो टाइम पीरियड आ गया वो t डैश हो गया, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2π√L प्लस L डैश अपॉन जी। समझ रहे हो आप, L प्लस L डैश अपॉन जी। तो आपसे यही पूछा था कि भाई इन दोनों का रेशो क्या है, दोनों टाइम पीरियड्स का रेशो क्या है, तो आप निकाल सकते हो आप इजीली। तो इनिशियल अपॉन सेकंड वाले का टाइम पीरियड 2π से 2π कट जाएगा, इधर आएगा L, इधर आएगा L प्लस डेल्टा L। ये बात आपकी समझ में बैठ रही है या नहीं बैठ रही भाई, बैठ रही है या नहीं आ रही। ठीक है, L अपॉन डेल्टा। आपको यहाँ पर सारी चीज़ें दे रखी थी, देखो सिर्फ किस वजह से एक्सटेंशन हुआ, इस मास की वजह से, इस मास की वजह से, मतलब जो फोर्स ये लगाएगा, कितना फोर्स लगाएगा mg, इसी फोर्स की वजह से एक्सटेंशन हो रहा है। आप जानते हो जो गामा होता है, आपको गामा वगैरह सब दे रखे थे, F अपॉन A डेल्टा L अपॉन L। तो क्या आप यहाँ से डेल्टा L की वैल्यू निकाल सकते थे, तो डेल्टा L की वैल्यू आती है आपकी FL अपॉन A इंटू गामा। डेल्टा L की वैल्यू FL अपॉन A गामा आती, डेल्टा L की वैल्यू FL अपॉन A गामा आती। तो यहाँ से T अपॉन T डैश की वैल्यू इधर लिख दूँ मैं, T अपॉन T डैश की वैल्यू यदि मैं देखना चाहूँ दोस्तों तो 1/1 प्लस डेल्टा L बाई L। ये कैसी आई वैल्यू, आपको समझ आई, L को मैं नीचे ले गया, पूरे में ऐसे डिवाइड किया तो L से L कट जाएगा, एक बार डेल्टा L बाई L हो जाएगा। तो यहाँ से डेल्टा L बाई L की वैल्यू मैं देखूँ, इसको मैं डेल्टा L बाई L की वैल्यू में देखना चाहूँ तो वो फोर्स अपॉन A इंटू गामा। फोर्स कितना आया एक्स्ट्रा, किस वजह से एक्सटेंशन हो रहा है, आप ये मत समझना इस बॉब के मास की वजह से, इस ये तो यहाँ भी था, ये तो यहाँ भी है, एक्सटेंशन किस वजह से हुआ, mg की वजह से। तो फोर्स कितना है इसमें mg, डेल्टा L बाई L की वैल्यू mg अपॉन A इंटू गामा। गामा समझ रहे हो आप, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, इस वायर का दे रखा था, एरिया इसका A दे रखा था, ये वाली वैल्यू T अपॉन T डैश की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ रही है, √1/1 प्लस डेल्टा L बाई L की वैल्यू कितनी, mg अपॉन A गामा, mg अपॉन A गामा। बस यही तो पूछा था, यही तो पूछा था।
दोस्तों ये रेशो, या उल्टा रेशो पूछ ले भाई, टी डैश बाई टी का रेशो बताओ, मतलब जो बाद में हुआ, बाद में जो टाइम पीरियड आया और पहले वाले में क्या रेशो है, तो वो वैल्यू आ जाएगी 1 + mg अपॉन ए गामा अपॉन 1। बस उल्टा ही तो करना है, इसको ऊपर ले जाना है, इसको नीचे, बस। अच्छा अब यही एक बात बताओ कि यहाँ पर टाइम पीरियड कम होगा या घट जाएगा, तो आपको दिख रहा है यहाँ से t = 2π/L/g होता है। यहाँ पर लेंथ बढ़ गई है, यहाँ पर L + डेल्टा L हो गई है, तो इस वाले केस में, सेकंड वाले केस में टाइम पीरियड भी बढ़ जाएगा, क्योंकि वो प्रोपोर्शनल आ रहा है √L + डेल्टा L के। तो यहाँ लेंथ बढ़ गई है तो टाइम पीरियड भी बढ़ जाएगा। टाइम पीरियड बढ़ने का मतलब क्या होता है? टाइम पीरियड मतलब ये धीरे धीरे चक्कर काटेगा पूरा, मतलब ये पूरा टाइम पीरियड क्या होता है इस पेंडुलम के लिए, अपनी पोजीशन से इधर गया और इसी जगह पे आने पे, इसी जगह तक वापस आने में जो टाइम लगता है, तो अब ये धीरे धीरे आएगा क्योंकि इसका टाइम पीरियड बढ़ चुका है। ठीक है, तो इस मास को यदि आप लगा दोगे तो इसका टाइम पीरियड बढ़ने की वजह से ये धीरे धीरे मोशन करेगा अभी। ओके, तो ये वाला भी हो गया भाई, इसको भी कर दिया अपन ने धुआं। ठीक है, अब देखते हैं कुछ और न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं आपके लिए। एक अच्छा न्यूमेरिकल भी है यहाँ पर, थोड़ा सा टाइम लग रहा है दोस्तों, लेकिन क्या कर सकते हैं एक अच्छा न्यूमेरिकल है आपके लिए दोस्तों। देखो टाइम कितना हो गया, अरे 28 हो गई। ठीक है, छोड़ दें यार, नेक्स्ट क्लास में कराएंगे इन दोनों न्यूमेरिकल।